बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं डिंगरा के चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की। अब एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है मिडल ईयर की, जो कि पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म से हो रही हो। अब मिडल ईयर से इसका मतलब होता है मिडल ईयर क्लेफ्ट। अब मिडल ईयर क्लेफ्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी हमने पहले भी बात की थी कि मिडल ईयर क्लेफ्ट में बेसिकली ये वाले सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होती है स्टेकिन ट्यूब, मिडल ईयर होता है, एटिक वाला पोर्शन होता है, एडिटस होता है, एंट्रम होता है और मेस्टोइड एयर सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इटियोलॉजी की बात करें तो ये ज़्यादातर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में नज़र आती है, जो कि लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के होते हैं, क्योंकि उनमें वैक्सीनेशन स्टेटस पुअर होता है, कोई भी हाइजीन वगैरह का ख्याल नहीं रखते, तो उन बच्चों में ज़्यादातर ये देखा जाता है। ये ज़्यादातर ना जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स की, उनके बाद ये डेवलप होता है। सो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इसके बाद इस मिडल ईयर को इन्वेड करते हैं किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद। अब रूट ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगी? रूट ऑफ इन्फेक्शन को देखो तो आगे वाली साइड पर यूस्टेकियन ट्यूब है। यूस्टेकियन ट्यूब ने कहाँ पर ओपन होना होता है? इनटू द नेजोफेरिंक्स इसने ओपन होना होता है। तो वहाँ से कोई इन्फेक्शन आ गई है इनटू द मिडल ईयर, सो वो करवा सकती है। और बाहर वाली साइड पर हमें पता है कि मिडल ईयर के बाहर कौन सा ईयर है? एक्सटर्नल ईयर है, तो एक्सटर्नल ईयर से भी आ सकती है। उसके अलावा इसमें कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होगी तो ब्लड ब्लड के थ्रू भी आ सकती है। सो रूट ऑफ इन्फेक्शन वाया यूस्टेकियन ट्यूब आ सकती है, एक्सटर्नल ईयर आ सकती है, उसके अलावा ब्लड के थ्रू आ सकती है। स्टेकिन ट्यूब कैसे आएगी? स्टेकिन ट्यूब के थ्रू कैसे आएगी कि ल्यूमेन के थ्रू भी आ सकती है ट्यूब के, और जो ट्यूब के साइड पर लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होती हैं ना, उसके थ्रू भी आ सकती हैं। अब जो स्टेकिन ट्यूब हमने पहले डिस्कस किया कि जो बच्चों की स्टेकिन ट्यूब होती है ना, वो काफ़ी हद तक एक तो लेंथ में छोटी होती है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होती है, उसकी इस्टमस पे कोई भी एंगुलेशन प्रेजेंट नहीं होती, बोनी पार्ट छोटा होता है, ट्यूबल कार्टिलेज फ्लैसिड होता है, इलास्टिन की डेंसिटी कम होती है, ऑस्पिट जो पैड ऑफ फैट होता है वो लेस इन वॉल्यूम होता है। सो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से जो नेजोफरेंजियल सिक्रीशन या फिर जो नेजोफरेंजियल इन्फेक्शंस होती हैं ना, वो ट्रैवल करके चली जाती हैं इनटू द मिडल ईयर। सो इट इज़ शॉर्टर, वाइडर एंड मोर हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शंस होती हैं वो यूस्ट्रेकियन ट्यूब के थ्रू चली जाती हैं इनटू द मिडल ईयर। उसके अलावा जो यंग इन्फेंट्स होते हैं ना, उनको ब्रेस्ट या फिर बोतल फीड करते हुए जब हम बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं ना, तो उसकी वजह से भी जो फ्लूइड होता है वो ट्यूब के थ्रू यानी यूस्ट्रेकियन ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर में चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा जो लोग स्विमिंग या डाइविंग करते हैं, उनमें भी जो पानी होता है वो नेज़ोफेरिंक्स के थ्रू जो सेकेंड ट्यूब के थ्रू चला जाता है मिडल ईयर के अंदर। उसके अलावा एक्सटर्नल ईयर के थ्रू कैसे जा सकता है कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के दरमियान टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें पता है कि प्रेजेंट है। अगर उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ट्रॉमा की वजह से परफोरेशन हो गई है, तो उसके रिजल्ट में भी इन्फेक्शन अंदर की तरफ जा सकती है। इसके अलावा ब्लड के थ्रू भी जा सकती है। तो ये 3 रूट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो बच्चों के अंदर भी नज़र आती है वो यूस्ट्रेकियन ट्यूब के थ्रू होती है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं जो कि एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया करवा रहे होते हैं? एक तो रिकरेंट अटैक्स हो, कॉमन कोल्ड या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, एक्जिमेटस फीवर हो, यानी जिसके साथ रैशेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मीजल, डिफ्थेरिया, वोपिंग कफ वगैरह, उनमें देखा जा सकता है। उसके अलावा टॉन्सिल और एडिनोइड्स की इन्फेक्शन में नज़र आता है। राइनाइटिस और साइनोसाइटिस जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। नेज़ल एलर्जीज़ में नज़र आते हैं। उसके अलावा नेज़ोफेरिंक्स का जो ट्यूमर होता है उसमें, नेज़ोफेरिंक्स के ट्यूमर में भी जाहिर सी बात है कि उस एरिया के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा मैस इफेक्ट आ रहा होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल एरेशन नहीं हो रही होती और इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जब हम नोज़ पैकिंग करते हैं ना एपिस्टेक्सिस के अंदर, तब हो सकता है। उसके अलावा नेज़ोफेरिंक्स की जब हम पैकिंग करते हैं वो भी हम एपिस्टेक्सिस में करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये हो रहा होता है। उसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट में भी जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना ओपनिंग का, वो ख़राब हुआ होता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये एग्जाम में पूछते होते हैं। कौन कौन से सबसे कॉमन जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है 30%। उसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 20% होता है, और मोरक्सेला कैटारेलिस होता है, ये तीसरे नंबर पर आता है। तो 3 मेन होते हैं, उसके अलावा कुछ और भी हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होता है, उसके अलावा स्टेफोरियस होता है, सूडोमोनास एरिजिनोसा भी होता है। अब पैथोलॉजी इसके अंदर क्या होती है, कुछ स्टेजेस आती हैं। कौन कौन सी स्टेज आती है? सबसे पहले स्टेज होगी ट्यूबल अक्लूजन की। अब ट्यूबल अक्लूजन कैसे होगी?
जो नेज़ोफेरेंजियल एंड होता है, यानी जो नेज़ोफेरिंक्स के अंदर जो यूस्टेकियन ट्यूब का एंड होता है, वहाँ पर एडीमा हो गया या वहाँ पे हाइपरीमिया यानी रेडनेस प्रेजेंट है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एडीमा के रिजल्ट में क्या होता है कि ट्यूब बंद हो जाती है। तो जब ट्यूब बंद होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो एयर होगी वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगी। जब एयर एब्जॉर्ब होगी तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा कि यूस्टेकियन ट्यूब के अंदर रिट्रैक्शन जनरेट होने लग जाएगी। सो ये ट्यूबल ओक्लूजन में होता है। सो ट्यूबल ओक्लूजन में क्या होगा कि एक तो एडिमा और हाइपरीमिया प्रेजेंट होगा। हाइपरीमिया और एडिमा के रिजल्ट में क्या होगा कि उस जगह की जो एयर है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होने लग जाएगी और अल्टीमेटली वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। इस नेगेटिव प्रेशर ने क्या करना है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको अंदर की तरफ खींचना है, यानी उसकी रिट्रैक्शन करवानी है। यानी रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसके अलावा कुछ ना कुछ इफ्यूजन या फिर फ्लूइड थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होगा, वो अगली स्टेजेस में आकर प्रेजेंट होता है। अब इस स्टेज के ऊपर, यानी जो स्टेज ऑफ ट्यूबल ओक्लूजन है, उसके ऊपर पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आता है, उसको थोड़ी सी डेफनेस हो रही होती है, उसके अलावा कान के अंदर थोड़ी सी पेन हो रही होती है। उसके अलावा इसके अंदर कोई भी फीवर प्रेजेंट नहीं होता। साइंस हम क्या करते हैं कि साइंस हम जब हम देखते हैं ऑटोस्कोप पे तो हमें रिट्रैक्शन मिलती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। उसके अलावा जो हैंडल ऑफ मेलियस होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आया होता है। लेटरल प्रोसेस ऑफ जो मेलियस होता है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंस शो कर रहा होता है। उसके अलावा जो हमें एंट्रो इन्फीरियरली लाइट रिफ्लेक्स आ रहा होता है वो भी लॉस हो जाता है। उसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट जब हम करते हैं तो चूंकि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्टेड है, जब वो रिट्रैक्टेड होगी तो वो ऑसिकुलर चेन की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट आती है स्टेज ऑफ प्री सपरेशन। अब काफ़ी देर तक अगर ट्यूबल ओक्लूजन हो रही है तो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे कि वो टिम्पैनिक कैविटी में इन्वेड कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी लाइनिंग के अंदर पिंकिश कलर आ जाएगा या फिर रेडिश कलर आ जाएगा, जिसको हाइपरीमिया बोलते हैं। उसके अलावा इस इन्वेजन के रिजल्ट में वहाँ से एक्सुडेट्स, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट निकलने लग जाएगा मिडल ईयर में, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होगी वो कंजेस्टेड सी हो जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगी। अब सिम्टम्स पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा, अगर वो प्री सपरेशन की स्टेज में है तो पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा, वो कान के दर्द के साथ आएगा। अब ये वाली जो दर्द होगी, जो कान की दर्द होगी, वो इसकी स्लीप को भी इफेक्ट करेगी और इसकी नेचर पूछते होते हैं एग्जाम में, ये थ्रोम्बिंग नेचर का पेन होगा। यानी जो प्री सपरेशन सपरेशन वाली स्टेट होती है उसके अंदर जो पेन होती है वो सपरेशन वाली जो पेन होती है ना, वो थ्रोम्बिंग नेचर की पेन होती है। उसके अलावा डेफनेस होगी, जाहिर सी बात है, कंडक्शन ख़राब हो रही है तो डेफनेस होगी। टिनाइटस प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट को फीवर भी होगा और वो रेस्टलेस हो जाएगा। उसके अलावा साइंस हम क्या देखते हैं कि एक तो पार्स टेंसा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट होता है उसकी कंजेशन होगी। उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अराउंड, वो कुछ इस तरह की अपीयरेंस दे रही होती हैं कि ये ऐसे ब्लड वेसल, ये ऐसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके अराउंड ये जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कुछ इस तरह से ऐसे अंदर की तरफ आ रही होंगी, जिसकी पर्टिकुलर अपीयरेंस होती है जिसको हम कहते हैं कार्ट व्हील अपीयरेंस। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एक कार्ट व्हील अपीयरेंस होती है स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थ्रोम्बिंग नेचर वाला पेन थ्रोम्बिंग नेचर की होगी और कार्ट व्हील अपीयरेंस होती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बाद में ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, जो पार्स फ्लैसिडा वाला पोर्शन है, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है और अल्टीमेटली यूनिफॉर्मली रेड कलर की हो जाती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करें तो जाहिर सी बात है उसमें हमें कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस नजर आएगी। नेक्स्ट आती है स्टेज ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेशन की जब स्टेज आती है तो इस पे जाहिर सी बात है, सेपरेशन का क्या मतलब है कि पस की फॉर्मेशन होने लगी है। सो मिडल ईयर और मेस्टोइड एयर सेल्स के अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर मिडल ईयर के अंदर पस बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है कि इनिशियली तो रिट्रैक्शन हो रही थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, लेकिन अगर वहाँ पे पस बनने लगी है तो वो बल्जिंग करने लग जाएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगी टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ईयर। सो बल्जिंग हमें नजर आएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा, अगर वो सेपरेशन वाली स्टेज के अंदर है, पेशेंट कहेगा कि उसको एक्सक्रूशिएटिंग टाइप ऑफ पेन होती है। ये पेन एक्सक्रूशिएटिंग होती है, इसमें थ्रोम्बिंग पेन होती है। डेफनेस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा जो इसमें फीवर होगा वो काफ़ी हाई ग्रेड होगा, जैसे 1 और 2 से 1 और 3 तक उसको फीवर होगा। उसके अलावा उसको वॉमिटिंग और इवन कन्वल्शंस भी आ रही होंगी। साइंस हम क्या देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड और बल्जिंग शो करवा रही होगी, उस पर कोई भी लैंडमार्क्स नज़र नहीं आ रहे होंगे।
हैंडल ऑफ मेलियस जो होगा वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की प्रोट्रूजन की वजह से इनगल्फ हुआ होगा और हम उसको सही तरह से देख भी नहीं सकेंगे। अब हमें ना एक येलो स्पॉट नज़र आएगा। अब ये येलो स्पॉट बेसिकली इसी बल्जिंग की वजह से होता है कि येलो स्पॉट नज़र आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जहाँ पर रप्चर होना होता है इन फ्यूचर। इसको हम निपल लाइक प्रोट्रूजन भी बोलते हैं। और एक्सरे जब हम मेस्टुएट का करेंगे तो जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ पे भी पस बनने लग गई है तो वहाँ पर हमें क्लाउडिंग सी नज़र आएगी। नेक्स्ट आती है स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। अब इसके कंडीशन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि डिजीज़ ठीक होने लग गया। इसमें ये होगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया जिसकी वजह से जो पस है वो रिलीज़ होने लग गई है और जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से कम होने लग गए हैं। नेक्स्ट इस स्टेज पर पेशेंट की इन कंप्लेंट्स के साथ आएगा कि एवैक्यूएशन के साथ जो पस की एवैक्यूएशन हो जाएगी तो जो कान में दर्द था वो कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़ाहिर सी बात है कम हो गया। उसके अलावा फीवर भी कम हो जाएगा और जो बच्चा है उसको थोड़ा बेटर फील होगा। साइंस हमें क्या नज़र आएंगे क्योंकि ब्लड टिंगल डिस्चार्ज हमें नज़र आ रहा होगा, म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज होगा। उसके अलावा छोटी सी परफोरेशन हमें नज़र आ सकती है एंट्रो इन्फीरियर पार्ट पे। उसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर हाइपरीमिया या रेडनेस वगैरह हमें नज़र आती है। नेक्स्ट आती है स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब अगर विरुलेंस ऑर्गेनिज्म को हमने किल नहीं किया या फिर पेशेंट ने रेजिस्टेंस शो किया तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। ये कॉम्प्लिकेशन का अलग से चैप्टर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी बस इसके नाम पढ़ लेते हैं। यानी मेस्टोइड के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो एक्यूट मेस्टोइडाइटिस हो जाएगा। सब पेरियोस्टियल एब्सिस बन सकता है। उसके अलावा फेशियल पैरालिसिस यानी जो होती है ना फेशियल नर्व वो इन्वॉल्व हो सकती है। उसके अलावा लेब्रिंथ की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। पेट्रोसाइटस हो सकता है। एक्स्ट्राड्यूरल एब्सिस बन सकता है। मेनिंजाइटिस हो सकता है। ब्रेन एब्सिस हो सकता है और लेटरल साइनस के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। इन सारी कंडीशंस को हमने आगे जाके पढ़ना है। अभी आप इसके नाम याद करें। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सो ट्रीटमेंट हम ऑर्गेनिज्म की बेसिस पे देते हैं। अगर तो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है तो उस कंडीशन में हम एम्पेसिलिन और इमोक्सिसिलिन देते हैं। और अगर पेशेंट एलर्जिक होगा पेनिसिलिन से तो हम उसको सीफेक्लर, कोट्रीमोक्साजोल या फिर अरिथ्रोमाइसिन देंगे। और अगर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग है, बीटा लैक्टमेज अगर हम नहीं दे सकते यानी बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज़ नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे कि उसको हम क्लेवोनेट ऐड करके दे देंगे जिसको हम ऑगमेंटिन भी बोलते हैं। तो अब इसका कोर्स इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको 10 डेज़ के लिए देते हैं जब तक हमारे पास जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अपीयरेंस है वो नॉर्मल ना हो जाए और हेयरिंग जो है वो भी नॉर्मल ना हो जाए। नेक्स्ट आते हैं डीकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप। इसमें सबसे पहले आता है एफिड्रीन। उसके अलावा जो मेनली हम ना बच्चों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा ऑक्सीमेटाजोलिन आता है, ज़ाइलोमेटाजोलिन आता है। अब ये बेसिकली जो कि डीकंजेस्टेंट है तो ये क्या करेंगे, जो सेकेंड ट्यूब के अंदर जो एडिमा हुआ है ना उसको कम करेंगे। उसके अलावा वेंटिलेशन को प्रमोट करेंगे। जाहिर सी बात है जब एडिमा प्रिवेंट होगा तो वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा ओरली भी हम नेजल डिकंजेशन दे सकते हैं जैसे सूडोएफिड्रिन हम ओरली देते हैं। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स भी देते हैं। ये भी सेम ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे कि ये एडिमा को कम करेंगे और वेंटिलेशन को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट एनाल्जेसिक्स पेन को कम करने के लिए, ईयर एक हमने कहा ना कि ईयर एक हो रहा होता है, उसको कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे और बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे। उसके अलावा ईयर टॉयलेट करेंगे। ईयर टॉयलेट्स हम कोई भी डेब्रिस या फिर हमने कहा कि इस कंडीशन में पस भी आ रही है तो उसको ड्रेन आउट करने के लिए हम ईयर टॉयलेट करेंगे। उसके अलावा लोकल ड्राई हीट देंगे जिससे भी पेन को कम होगा। उसके अलावा मरिंगोटमी करते हैं। मरिंगोटमी बेसिकली होती है कि हम एक इंसिजन बनाते हैं जिससे हम पस को ड्रेन करते हैं। अब ये जो पस होती है इसको ड्रेन करने के लिए हम मतलब ये वाली जो ड्रेनेज है ये हम किन कंडीशन में करते हैं कि ड्रम जो है यानी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बल्ज हो रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो पेशेंट को। उसके अलावा एंटीबायोटिक से भी कंप्लीट रेजोल्यूशन ना हो रही हो। उसके अलावा परसिस्टेंट इफ्यूजन हो रही हो 12 हफ्ते से ज़्यादा। तो इन तमाम इंडिकेशंस में हम मेनिंगोटमी परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया। ये एक वैरायटी होती है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया पे। ये भी बच्चों के अंदर हम देखते हैं जो कि मीजल्स, स्कारलेट फीवर और इन्फ्लुएंजा के बच्चे होते हैं। इसके अंदर जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो होता है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये रैपिड डिस्ट्रक्शन करवा देती है होल ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। इसका जो एनुलस होता है उसकी, उसके अलावा जो प्रोमोटरी का म्यूकोजा होता है ओसिकुलर चेन और मेस्टोइड एयर सेल्स उसकी रैपिड डिस्ट्रक्शन करवा देती है। अब इस डिस्ट्रक्शन के रिजल्ट में एक तो यहाँ पर ना डिस्चार्ज भी हो रहा है जिसको हम अर्टोरिया बोलते हैं। और इसके रिजल्ट में बाद में हीलिंग होती है। हीलिंग के बाद हमें पता है कि फाइब्रोसिस होता है और स्क्वेमस एपिथेलियम की यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है जिसके रिजल्ट में हम कहते हैं कि यहाँ पर कोलेस्टियाटोमा की फॉर्मेशन होती है। अब इस कंडीशन में जो कोलेस्टियाटोमा डेवलप होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टियाटोमा।
अब इसमें एक तो एंटीबैक्टीरियल थेरेपी करेंगे जो कि 7 से 10 दिन तक होगी। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी तब परफॉर्म करेंगे जब मेडिकल ट्रीटमेंट कंट्रोल इसको ना कर सके। नेक्स्ट वो एक ट्रीटमेंट एल्गोरिदम डिस्कस करें, इसकी बात हम कर लेते हैं कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है तो सबसे पहले हम एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देंगे। फिर हम एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देने के यानी 2 से 3 दिन बाद हम रिव्यू करेंगे। अगर तो गुड रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम इसको 10 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे, और अगर कान में दर्द है और जो बुखार है वो परसिस्ट कर रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में हम अनदर एंटीबैक्टीरियल थेरेपी 10 दिन के लिए दे सकते हैं। उसके अलावा हम रिंगोटमी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थेरेपी हम 10 दिन तक और देंगे। अब एक तो कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकती है इसके रिस्पॉन्स में, या फिर परसिस्टेंट फ्लूइड अभी भी आ रहा है, उसके अलावा ईयर एक्स और फीवर अभी भी आ रहा है, तो उसके रिजल्ट में हम क्या करेंगे, पीरियोडिक चेक्स करेंगे 12 वीक्स के ऊपर। 12 वीक्स के ऊपर दोबारा से चेक करेंगे, तो उसके रिजल्ट में या तो कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकती है या फिर परसिस्टेंट इफ्यूजन अभी भी हो सकती है। अब अगर परसिस्टेंट इफ्यूजन होगी तब हम इसको ट्रीट करेंगे एज ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। अगर एफ्यूजन प्रेजेंट है तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, जिसकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।